उत्तर प्रदेश यानी हिंदुस्तान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य। अब राज्य बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो निश्चित ही समस्याएं भी ज़्यादा होंगी। अब समस्याओं का समाधान क्या? कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो जानबूझकर क्रिएट की गई हैं। कुछ समस्याएं ऑब्वियसली जब वर्कलोड ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो छूट भी जाती है, उस पर काम नहीं हो पाता है। पर इन सब को ट्रैक पर लाने के लिए, थोड़ा सा प्रेशर मैकेनिज्म को क्रिएट करने के लिए एक आम आदमी के पास एक हथियार है, जिसको हम कहते हैं आम आदमी का अधिकार, सूचना का अधिकार। यह अधिनियम 2005 में पारित हुआ और इससे एक आम आदमी को किसी भी सरकारी दफ्तर में सूचना मांगने का अधिकार है। और जब आप सूचना मांगते हैं तो निश्चित ही आप एक एविडेंस कलेक्ट करते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि वो एविडेंस देने से पहले, वो सूचना देने से पहले आपका कार्य हो जाता है। बहुत लोग सूचना का अधिकार जो आपको मिला है एक आम आदमी को, उसको एज ए कंप्लेंट टूल इस्तेमाल करते हैं, या सोचते हैं कि ये कंप्लेंट करने का मैकेनिज्म है। आप गलत हैं, यह ऐसा कुछ भी नहीं है। यह आप एक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका कोई काम रुका हुआ है, आपका प्रधानमंत्री आवास जो है वो रुका हुआ है, तो आप इससे ये सूचना निकाल सकते हैं कि भाई मेरा आवास जो है वो प्रथम लिस्ट में भी नाम था, सेकंड लिस्ट में भी नाम था, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो ये क्यों नहीं मिला है और ये कहाँ रुका हुआ है, इसकी दैनिक जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मुझे दी जाए। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि जब आप रिपोर्ट मांगते हैं तो दो कारणों से काम रुका होता है। पहला कारण तो ये कि अमूमन हो सकता है कि प्रेशर हो काम का, इसलिए काम स्किप हो जाता है। और दूसरा है कि भाई जानबूझ करके रोका गया है कि भाई कुछ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप उनसे ये रिपोर्ट मांगते हैं, जब सूचना मांगते हैं उनसे, तो उनको सूचना गलत तो वो दे नहीं सकते, तो उसके पहले या तो वो आपका काम कर देंगे, यही करेंगे ही वो, और यही करते ही हैं। या फिर जो जेन्युइन रीजन होगा, यदि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या फाइल में कोई डिस्क्रिपेंसी है, या कहीं आपके पेपर में कुछ कमी है, वो आपको रिपोर्ट बना करके देंगे। तो आप जब वो सूचना आपको मिल जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस वजह से जो है मेरा काम रुका हुआ है। अब यदि उनकी गलती है तो ऑब्वियसली वो ऐसा तो लिख करके देंगे नहीं। वो क्या करते हैं जनरली, पहले ही आपका काम कर देंगे और बाद में फिर रिपोर्ट बनाएंगे कि भैया आपका तो ऑलरेडी अलॉटेड है, और सूचना लिखे जाने तक आपको ये मिल चुका है, इसलिए यह आरटीआई जो है ये किसी काम का नहीं है, जो आपने प्रश्न पूछा है ये वैलिड नहीं है। पर एनी हाउ आपका काम तो हो गया, जिस जो मकसद था आपका डालने का वो हो गया। बहुत लोग इसको परेशान करने की नीयत से भी डालते हैं कि यार नहीं सुन रहा है मेरा बात ना, 4 गो आरटीआई लगा देते हैं, 5 गो आरटीआई ठोक देते हैं। यदि आप इस नियति से कर रहे हैं तो आप बहुत गलत करते हैं। आप बेवजह किसी को परेशान कर रहे हैं, पर हो ये रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं। इतने सारे क्लॉजेज हैं आरटीआई एक्ट में, इतने सारे सेक्शंस हैं, उनका कुछ नहीं जाता है। यदि उनको ये पता भी चल जाएगा ना कि आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं ना, तो इसका भी एक क्लॉज है, और वो आपको जवाब दे देंगे कि ये इंटेंशनली हमें परेशान करने के लिए यह आरटीआई आवेदन दिया जा रहा है, इसलिए इसको निरस्त किया जाता है। तो ऐसा ना करें। जहां जेन्युइनली आपको जरूरत है, या समाज के हित में ऐसा कोई काम है जिसके लिए आप आरटीआई लगा रहे हैं, आप निश्चित कीजिए, यह बहुत जरूरी भी है। और नहीं करना चाहते हैं तो सीखिए और कीजिए। सामाजिक हित में यह एक बहुत ही बड़ा अस्त्र है, जिसमें हिंसा का कहीं कोई नाम नहीं है। अहिंसा के बल पे आप बहुत कुछ करा सकते हैं। चलिए फटाफट, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है मेरा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में यदि आप किसी भी विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और यह चाहते हैं कि आप वहां आवेदन ऑनलाइन लगाएं और मोबाइल के जरिए लगाएं। मोबाइल के जरिए इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि कंप्यूटर तो आज के डेट में ठीक है, क्रांति आई है, हर घर में तो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन एक स्मार्टफोन जो है वो हर घर में पहुंच गया है। तो स्मार्टफोन के जरिए एक आम आदमी कैसे सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में आवेदन दे सकता है, आज मैं आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आपसे सिर्फ विनम्र निवेदन है कि आप
वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। होता ये है कि आप जो है पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि अब ये होने वाला है और इसको करने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप करते हैं और फिर वही क्वेश्चंस जो है ना मेरे कमेंट बॉक्स में आता है और मेरे ईमेल पे आता है। तो बड़ी इरिटेशन होती है मुझे दोस्त कि जो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, आप उसी चीज़ को यदि एज ए क्वेश्चन आप पूछते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आप मतलब सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, आपको सीखना नहीं है। आपको सीखना नहीं है, बस आपको एक किसी को बस परेशान करने के लिए एक ड्राफ्ट मिल जाए, एड्रेस मिल जाए और उसको ठोक दो। पर आरटीआई एक ऐसी चीज़ है, इसको आपने सीख लिया ना यदि, तो बस आपको किसी और से मदद मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा नाम जितेंद्र है, आपको पता है मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, दरभंगा बिहार से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और चलते हैं फटाफट। मैंने अपना मोबाइल हाथ में ले लिया है, मैं मोबाइल स्क्रीन पे चलता हूँ आपको लेकर के। मोबाइल स्क्रीन पे आ गया मैं, आपको दिख रहा होगा। और तो हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रोम खोलना है। आप ये देख रहे हैं क्रोम, इसको आप खोलिएगा और इसमें आपको टाइप करना है UPRTI ऑनलाइन। आप देख रहे हैं UPRTI ऑनलाइन, आपको टाइप करना है। इसमें सबसे पहला लिंक जो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, RTI ऑनलाइन का दिख रहा है आपको, और ऊपर लिंक है rti.online.up.gov.in। आप सीधा इस लिंक को भी ये जो ब्राउज़र में आप अपने टाइप कर सकते हैं और सीधा आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, RTI ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और ये हमारा वेबसाइट जो यूपी की ऑनलाइन वेबसाइट है वो ओपन होगा। यहाँ पे एक पॉपअप है आज़ादी का अमृत महोत्सव का, आप इसको कट कर दीजिए और आप देखेंगे पूरी वेबसाइट में जो दूसरा मेनू है, मैं जूम करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, होम पेज है और आवेदन करें है। आप आवेदन करें पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जब आप आवेदन करें पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नोटिस आएगा। इस नोटिस को आप पढ़िएगा। इसमें सिंपली यही चीज़ लिखा है कि आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार के आवेदक, यानी कि उत्तर प्रदेश में आप किसी भी विभाग में इस पोर्टल के जरिए आप अपनी आरटीआई एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक चेक बॉक्स है, आप इसको चेक कर लीजिएगा कि मैंने उपयुक्त दिशा निर्देशों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है, और उसके बाद इसको जमा है कीजिएगा। जो अगला पोर्शन आता है उसके पहले एक नोटिफिकेशन है, उसको जरा पढ़िएगा। विवरण केवल अंग्रेजी में दर्ज किया जाना है। तो ये ध्यान नहीं रखिएगा, ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो हिंदी में है, लेकिन आपको जो अपना डिटेल्स भरना है, विवरण जो भरना है वो इंग्लिश में ही भरना है। तो आप अब जो नीचे थोड़ा सा एक फॉर्म है उसको फटाफट करते हैं। ईमेल आईडी दर्ज करें, तो ईमेल आईडी, मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूं, आप लोग अपना ईमेल आईडी डालिएगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, आप फ़ोन नंबर भी डाल दीजिएगा। मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। उसके बाद फिर एक कैप्चा है J5MOLS। ठीक है, आप देख रहे हैं J5MOLS। ये करने के बाद जो है आपको क्या करना है, जमा करें। हमने इसको जमा कर दिया। जमा करते ही जो है ये फॉर्म खुल गया। ठीक, काफ़ी ज़्यादा रोशनी है, शायद नहीं दिख रहा होगा इस पे। खैर, जमा करे हैं, खुल गया। अब आपको क्या करना है, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको एक एक करके, आप इसको पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको इसमें अपना डिपार्टमेंट चुनना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विभाग लोकप्रिय प्राधिकरण का चयन करें। तो आप यहाँ पे जिस भी विभाग में आपको आवेदन लिखना है आप उस विभाग का चयन करेंगे। इतने सारे विभाग हैं कि आप यदि एक एक करके सिर्फ इनका नाम भी पढ़ेंगे तो कम से कम 15 मिनट लगेगा। तो मैं एक विभाग चुन लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। चलिए मैं लेता हूँ इसमें, ये क्या, ये गलत विभाग सिलेक्ट हो गया। मैं इसमें लूँगा राज्य पर्यावरण विभाग। ठीक है,
राज्य पर्यावरण आसपास ही होना चाहिए। राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, ये दिख रहा है आपको, ये जो है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपना नाम लिखना है, नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद जो है आपको अपना एड्रेस लिखना है। मैं एक एड्रेस लिख रहा हूँ इसमें, ये डमी एड्रेस है, प्रेम भवन। आपको जो भी एड्रेस है, एड्रेस कोई ज़रूरी नहीं कि ये उत्तर प्रदेश का ही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, ना कि आपको इंडिया में ही रहना ज़रूरी है, ठीक है। आप जैसे ही करेंगे ये अपने आप हिंदी में बदलता जाएगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंकड़, BAGH, कंकड़ बाग। बदलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा पटना, ठीक है। एंटर पिन कोड 800001। आप भारत से हैं, आप कहीं से भी लिख सकते हैं। मैं चूँकि पटना का एड्रेस दिया हूँ तो मैं इसमें बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिहार सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका यदि कोई अन्य नंबर है तो आप वो नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, फ़ोन नंबर। और यदि नहीं है तो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट करना है, ज़िला छूट गया था, ज़िला आप डाल दीजिएगा, सॉरी इसमें पटना डालना है। पटना, ठीक है। हाँ, ये सही चीज़, सही चुनाव कीजिएगा। शिक्षित पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डाल दीजिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको, हाँ, अगला जो ऑप्शन है नागरिकता का, उसमें आपको भारतीय ही चुनना है, गैर भारतीयों को जवाब नहीं दिया जाएगा। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है। आपको पता है ये ऑप्शन कि 10 रुपये की फीस लगती है आरटीआई में, और यदि एप्लीकेंट यदि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको 10 रुपये फीस देने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसको इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जैसे बीपीएल कार्ड हो गया या पीला राशन कार्ड हो गया, जो भी या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से जो लिखा हुआ होता है उसका लेटर देना पड़ेगा। तो यदि आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं आरटीआई का और आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करना है। और हाँ सेलेक्ट करते ही आपको बीपीएल कार्ड संख्या या पीले राशन कार्ड की संख्या या अन्य कोई डॉक्यूमेंट है उसका आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा, वो जारी कब हुआ उसका नंबर मेंशन करना पड़ेगा, और जारी करने वाले अथॉरिटी का नाम मेंशन करना पड़ेगा। पर यदि आप नहीं हैं तो आप नहीं मेंशन कीजिएगा, और आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपको आरटीआई शुल्क का भुगतान करना होगा ₹10। अब यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन का जो मैटर है वो लिखना है। अब मैं आपको दो चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपको आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन मतलब बाकायदा कागज़ पे आपने लिख रखा है तो आप उसको भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और आप इस बॉडी में, जो बॉडी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, प्लीज फाइंड द आरटीआई एप्लीकेशन एज अटैच्ड, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं कि केवल पीडीएफ में 1 MB तक का आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ से चूज फाइल करके जो आपने पहले से लिख रखा है बाई हैंड या कंप्यूटर टाइप, वो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। मगर जनरली ऐसा होता नहीं है, जो लोग मोबाइल पे कर रहे होते हैं उनके पास ये सुविधा नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना है और आप इसी में अपना जो क्वेश्चन है वो आप लिख दीजिए। अब जैसे मैंने चुना है कि राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड चुना है, तो मैं उसी से संबंधित कोई प्रश्न लिखूंगा। तो मैं इसमें एक प्रश्न लिखता हूं कि प्लीज प्रोवाइड मी द डिटेल्स related to noise pollution as per
फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चालान issued against noise pollution in financial year 2021-22। यानी कि 2021 और 22 में ध्वनि प्रदूषण के अगेंस्ट में कितने चालान इशू किए गए। आप दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सीज्ड अगेंस्ट नॉइज pollution in फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो इस तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चंस डिपार्टमेंट से और एक सब्जेक्ट पे होना चाहिए। डिपार्टमेंट में एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो एक ही डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। और आप इस तरीके से लिख करके जो है आप यहाँ पे जो भी आपके प्रश्न है आप लिखिएगा। उसके बाद फिर आपको अगला कैप्चा पे करना है, कैप्चा फिलअप करना है। तो आप यहाँ पे कैप्चा फिलअप कीजिए YO76DF। ठीक है, आपने यहाँ पे कैप्चा जमा कर दिया। कैप्चा जमा करते ही जो है अब ये कह रहा है कि भैया पेमेंट कैसे करोगे। क्योंकि अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही एक ऑप्शन बचता है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा RTI ऑनलाइन भुगतान देना है पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा वो ये आएगा कि आपका एक टेम्पररी चालान जनरेट हो जाता है और इसका एक SMS भी आ जाता है। तो अभी SMS आया नहीं है, आएगा तो पता चल ही जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इस पर नेक्स्ट करेंगे कि हाँ भाई ठीक है हमको इस चालान के अगेंस्ट में पे करना है। एक पॉपअप आएगा, इसमें ये लिखा है कि आप इसमें क्लेम बैक नहीं कर सकते हैं। जो आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, चार्ज बैक नहीं कर सकते हैं। ये राजकोष पोर्टल में जमा हो रहा है, आप इसको क्लोज कीजिएगा। और ये पूरा चीज़ें छोड़िए, ये देखिए आपका मैसेज भी आ गया ऊपर में, सर मैडम योर ट्रांजेक्शन ID इज, मैं खोल के दिखा देता हूँ, इज DSPCBR इतना, प्लीज नोट इट डाउन फॉर फ्यूचर वेरिफिकेशन प्रोसेस इतना। तो इस तरीके से एक आपका ट्रैकिंग ID नहीं है, आप याद रखिएगा। ये एक चालान जो जनरेट हुआ है ये उसकी ID है और कुछ नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि पेमेंट वगैरह फंस जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप उस वक्त जो है यदि आप कर सकते हैं तो, क्योंकि जनरली होता क्या है कि 10 रुपए के पीछे कौन इतना मगजमारी करेगा और लोग इग्नोर कर देते हैं। हमने प्रोसीड विथ नेट पेमेंट पे क्लिक किया, ये हमको पेमेंट गेटवे पे ले आया है। SBI नेट बैंकिंग है और बहुत सारे हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पे चार्जेस हैं। जैसे आप अदर बैंक का नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो 5 रुपये 90 पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। क्रेडिट कार्ड पे 12 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। आप UPI से भी कर सकते हैं। UPI आज के डेट में लगभग हर एक स्मार्टफोन में है और हर बंदा उसको यूज़ कर रहा है। तो आप किसी भी पेमेंट मोड का इस्तेमाल कर, जैसे मैंने UPI पे क्लिक कर दिया है तो ये लिखा हुआ आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, आप VPA या QR कोड, यदि आप QR कोड पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक QR कोड दिख जाएगा। आपको इसको स्कैन करना है, पे नाउ करना है। और पे नाउ करते ही जो है आपके यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी आपका UPI एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा वो खुल जाएगा। आपको किससे पे करना है आप उससे क्लिक करके उसको पे कर सकते हैं। पे करते ही 15 से 20 मिनट में जो है आपके ईमेल पे उस RTI से संबंधित जो ट्रैकिंग ID है वो आपके पास आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने कोशिश की है बहुत ही सरलता से जो है आपको उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन कैसे RTI किया जाए ये बताने का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि और भी आपको ऐसे ही RTI संबंधित और जनहित के कानून से संबंधित वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा जनहित में। मैं जितेंद्र कुमार RTI एक्टिविस्ट आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूं दरभंगा बिहार से। धन्यवाद।